अवनीश जी, आप अपने प्रत्याशी समर्थन में जनता के बीच जा रहे हैं, पार्टी को लेकर, पार्टी नई है, अपने मुद्दों को रख रहे हैं। मुद्दा अच्छा, पार्टी का विजन क्या है? बिल्कुल सही है। देखिए अतुल जी, किसी भी पार्टी का जन्म जब होता है तो सब नई ही होती है जी बिल्कुल। और पार्टी नई पुरानी से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आपके विजन क्या है, आपकी विचारधारा क्या है, आप देश को किस तरफ लेके जाना चाह रहे हो। बहुत पुरानी पार्टी है, अगर उसके विचारधारा सही नहीं है, वो देश को जोड़ने के बजाय देश को तोड़ने की दिशा में आगे जा रही है, तो उसका पुराना होना, उसका अनुभवी होना हमें लगता है कि एक लोकतांत्रिक देश के लिए महत्वहीन है। लेकिन एक कोर वोटर माने जाते हैं, पार्टी का एक कोर वोटर माने जाते हैं। निश्चित तौर पे देखिए, कोर वोटर हम जो कर रहे हैं, हम इसीलिए लोगों के बीच में आए। हम लोग, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर ए कुद्दूसी सर हैं जी। आप छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रिटायर्ड हैं जी। प्रेजेंट में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं जी। सब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, बड़ी ऊंची पोस्ट पे रहे हैं जी। और बड़ा ही कानून के क्षेत्र में बड़ा अच्छा अनुभव है, बड़ी अच्छी नॉलेज है। आज उनका गांव लहरिया न्यूज पर साक्षात्कार भी हुआ। उन्होंने अपने मुद्दे को, क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने मुद्दों को भी रखा। तो हम लोगों ने जब ये देखा कि देश में इस समय जो सत्ता पक्ष है, सत्ता पक्ष देश को जोड़ने के बजाय देश को तोड़ने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जो भारत का संविधान है, भारत का संविधान जो है, उसकी अगर आप प्रस्तावना देखें तो प्रस्तावना में ही ये बात कही गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी जी, मतलब उसमें समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष ये तो चीजें महत्वपूर्ण है। लेकिन देश की जो सत्ता है वो भाजपा के हाथ में है और भाजपा, हमें लगता है कि वो राष्ट्रवाद की बात तो करती है, लेकिन राष्ट्रवाद एक्चुअल में क्या है वो उसको पता ही नहीं है धरातल पे। वो अपनी तरफ से अपनी तरह की एक परिभाषा गढ़ते हैं और उसी को वो राष्ट्रवाद मानते हैं। देखिए, हम कोई चीज अच्छी है या गलत है वो हम नहीं डिसाइड करेंगे। कोई चीज अच्छी है या गलत है ये पूरा समाज डिसाइड करता है। हम किसी चीज को, कोई अपराधी होता है तो वो अपराध को कभी गलत नहीं मानता, उसकी निगाह में अपराध सही चीज है, लेकिन समाज उसको गलत मानता है। तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की अवधारणा या राष्ट्र प्रेम अगर आप कहते हो, तो राष्ट्र प्रेम तब हो सकता है जब आप भारत के संविधान को पूरी तरह से मानो। चूंकि हमारी बात आप पूरी होने दीजिए, क्योंकि बीच में अगर क्लास करेंगे तो शायद हम लोग अपनी बातों को आप तक समझा नहीं पाएंगे और आपके माध्यम से पब्लिक को नहीं समझा पाएंगे। क्योंकि देखिए, मैं भी सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूँ। मेरा घर यहीं पट्टी में बिरौती एक गांव है। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री राम सजीवन पांडे यहीं पट्टी और प्रतापगढ़ में वकालत करते थे। मैं आप लोगों के आशीर्वाद से, सर के आशीर्वाद से दिल्ली में सेटल्ड हूँ और उच्चतम न्यायालय में प्रैक्टिस करता हूँ और इसके माध्यम से लोगों की सेवा करता हूँ। हम लोग संविधान के मर्मज्ञ माने जाते हैं, क्योंकि हम एज एडवोकेट हैं और हम संविधान पे दिन भर काम करते हैं। देखिए, भारत में जो संप्रभुता है, राष्ट्र और देश दो अलग अलग चीजें हैं। देश भौगोलिक सीमा को बोलते हैं। भारत आजादी से पहले देश था, लेकिन राष्ट्र नहीं था। राष्ट्र तब होता है जब उसमें सॉवरेंटी आती है, संप्रभुता आती है, और भारत में संप्रभुता जो है भारत के संविधान में निहित है। इसका मतलब कि अगर मैं कहता हूं कि मैं राष्ट्र प्रेमी हूं, इसका मतलब मुझे संविधान का अक्षरशः पालन करना चाहिए। अब भाजपा जो है वो संविधान का पालन करती नहीं, वो धर्मनिरपेक्ष देश नहीं बनाती, वो समाजवाद की बात नहीं करती। उसके दो तीन, जैसे राहुल गांधी जी ने एक नारा दिया था, हम दो हमारे दो। भाजपा इसी एंगल पे काम करती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो अपनी पार्टी के नेताओं को भी सार्वजनिक मंच से, आप लोगों ने देखा होगा, आप पत्रकार हैं, कि राजनाथ सिंह जी की इंसल्ट की गई, जेपी नड्डा जी की इंसल्ट की गई। तो ये कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी जी की तानाशाही मानसिकता को दर्शाता है। वो विरोधी पक्ष को तो छोड़ दीजिए, अपने मिनिस्टरों के साथ वो तानाशाही का पूर्ण रवैया अख्तियार करते हैं। देखिए, हाँ, वो परिवार के मुखिया अपने परिवार में क्या करते हैं क्या नहीं करते वो उनका व्यक्तिगत है। बात कर रहे हैं आप धर्मनिरपेक्ष की और राष्ट्रवाद की, तो भाजपा वाले कहते हैं हमने 370 हटवा दिया, हमने राम मंदिर बनवा दिया। बहुत सही, बहुत सही, आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पटक किया। चलिए, 370 हटवा दिया, ये एक अलग इशू है। 370 कश्मीर मामलों का मैटर था। कश्मीर मामलों पे अगर हम जाएंगे तो लोकसभा चुनाव में वो चर्चा नहीं हो सकती, क्योंकि उसके लिए हमको फिर इंटरनेशनल लेवल पे जाके हर चीज़ें डिस्कस करनी पड़ेगी। कश्मीर मामले जिस समय बने, जिस समय 370 दिया गया,
उस समय की सिचुएशन क्या थी। जी। आपको भी पता है, जब आपके पड़ोसी से कहीं लड़ाई होती है और आपको लगता है कि हमको समझौता करना चाहिए, तो तमाम सारी चीज़ों की अपना भी नुकसान झेलना पड़ता है, दबना पड़ता है कि भाई चलो समझौता हो जाए। कश्मीर मामले, जब कश्मीर का भारत में विलय किया गया था, उस समय कश्मीर भारत का पार्ट नहीं था। या हकीकत को समझो, भारत में मिलाने के लिए कुछ कंडीशंस क्रिएट की गई, तो वो उस समय की परिस्थितियां थी। आज कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, तो आज उस परिस्थितियों को अगर रिमूव करना पड़ा तो रिमूव किया उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है राम मंदिर की, उन्होंने राम मंदिर बना दिया। देखिए, मैं हिंदू हूं, मैं ब्राह्मण हूं, और मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि शायद मैं उनसे ज्यादा राम भक्त हूं। राम मंदिर भाजपा ने नहीं बनवाया, श्रेय तो भाजपा ही ले रहा है। श्रेय देखो, श्रेय तो आपको लेना है, आप कोई डकैती करके जाए, आप लेकिन चुनावी एजेंडे में था उनके। देखिए, बता रहा हूँ वही चीज, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ वो राष्ट्रद्रोही है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ राष्ट्रभक्त नहीं है, राष्ट्रद्रोही है। क्योंकि अगर राष्ट्रभक्त होते तो संविधान को मानते। संविधान कहता है धर्मनिरपेक्षता की बात करें। एक सरकार का मुखिया जिस दिन धर्मनिरपेक्षता की बात छोड़ देगा, वो इस एंगल पे आएगा कि हमको संविधान की अवहेलना करना है, और फिर गढ़ेगा मनगढ़ंत कहानी कि हम राष्ट्रभक्त हैं। तो यही तो हम कहते हैं कि हमारी निगाह में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रभक्त है ही नहीं, बल्कि राष्ट्रद्रोही है, और मैं इसको प्रूव कर सकता हूं। अब क्वेश्चन आता है राम मंदिर का। देखिए, राम मंदिर हमारे आप जैसे जितने भी भारतवासी हैं, सबने चंदा देके बनवाया। इन लोगों ने उस चंदा में चोरी किया। इन्होंने कितना रुपया नरेंद्र मोदी जी ने दिया है राम मंदिर के लिए डोनेशन? नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जेब से कितना रुपया दिया, एक आदमी बता दे। ये तो नहीं दिया है। आप बताइए, धार्मिक संस्थाओं के प्रमुख शंकराचार्य माने जाते हैं हिंदू धर्म में, और ये आज से नहीं है, ये 10वीं शताब्दी से। आज शंकराचार्य ने 10वीं शताब्दी में हिंदू धर्म की रक्षा के लिए 4 मठों की स्थापना की थी। हिंदू धर्म में आज भी शंकराचार्य की प्रतिष्ठा है, सम्मान है। धर्म के प्रधानमंत्री कहे जाते हैं। अयोध्या जी में राम लला का मंदिर जो है, वो एक धार्मिक अनुष्ठान था, कोई गवर्नमेंट कार्यक्रम नहीं था। तो धार्मिक अनुष्ठान से अगर धर्म के प्रधानमंत्री नाराज होते हैं, नहीं जाते, क्योंकि इन्होंने भगवान राम को एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में चेंज कर दिया। उनकी जो प्रतिष्ठा है, उनका जो सम्मान है, वो आज भी हर भारतीय के मन में, इवन कि हिंदू हो, इवन कि मुसलमान हो, सबके मन में उनके प्रति एक श्रद्धा का भाव है, उनके प्रति एक सम्मान का भाव है। वो एक आत्मविश्वास की चीज है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में प्रोड्यूस किया, जो कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्र के प्रति जो जवाबदेही होती है, वो इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए इस तरह से गलत काम किया है। खैर, हमने इस बात का जिक्र इसलिए किया क्योंकि हम लोग ग्राउंड सर्वे करते हैं, जनता के पास जाते हैं, जनता के जब पूछते हैं इस बार किसकी सरकार, जनता कहती है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। देखिए, ये राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये चीज जनता नहीं कहती, ये आप गलतफहमी में हो। ये भाजपा द्वारा एक पोषित नारा है, और जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वही लोग कहते हैं, क्योंकि राम को हम भगवान मानते हैं, और राम को लाने की क्षमता नरेंद्र मोदी नहीं, पूरी दुनिया के किसी प्रधानमंत्री में, किसी राष्ट्राध्यक्ष में नहीं है कि वो राम को ले। भाजपा का एक नारा और है, अब की बार 400 पार। बता रहा हूं, पहले हम राम पे बात कर लेते हैं। राम आदि अनंत है, उनकी व्याख्या कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उनको हम भगवान मानते हैं, और भगवान को आप किसी रूप में व्याख्या कर ही नहीं सकते। उनका सिर्फ आप एहसास कर सकते हो। अगर सचमुच आप राम भक्त होगे, जिस दिन आपको राम का एहसास हो जाएगा, आप किसी से बोल नहीं सकते कि हम राम के बारे में क्या बोले, क्योंकि वो वर्णन से अतीत चीज है, वर्णन से परे चीज है। भगवान का वर्णन कभी नहीं किया जा सकता है। अब हम आते हैं नरेंद्र मोदी जी पे। देखिए, हम लोग जो पार्टी बनाए हैं, सबसे पहले आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र पे करारा हमला कर रही है। लोकतंत्र को खत्म करने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। अगर आपको न एहसास हो, मैं आपको एक रिसेंट उदाहरण देता हूं। हमारी पार्टी की एक कार्यकर्ता रचना वशिष्ठ प्रधानमंत्री के खिलाफ नॉमिनेशन फाइल करने जाती है वाराणसी में। वहां पे 8 या 9 फार्म बिके थे, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को लगा के लगभग 300 लोगों को उन्होंने रास्ता जाम कर दिया, किसी प्रत्याशी को फार्म लेने नहीं दिया। आप सोचिए, लोकतंत्र की जो बात करता है, जो संविधान की बात करता है, शर्म आनी चाहिए उस आदमी को कि आपकी
लोकसभा क्षेत्र में अगर कोई आदमी, आम आदमी नामांकन करने जा रहा है, छोटी पार्टी के लोग नामांकन करने जा रहे हैं, तो आपने जरिए पुलिस, जरिए स्थानीय प्रशासन वहां नामांकन करने से, नामांकन पत्र देने से रोका गया। क्या हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या देश में यह व्यवस्था है कि पर्चा खरीदने से पहले आप उनको सिक्योरिटी अमाउंट का ट्रेजरी चालान दिखाइए, पर्चा खरीदने से पहले 10 प्रस्तावकों की आप उनको लिस्ट दीजिए? ये इन्होंने लोकतंत्र हनन का काम किया है और अपनी लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में ऐसा काम किया है। आपके हिसाब से संविधान खतरे में है? संविधान ही नहीं, देश भी खतरे में है। अच्छा, बात क्योंकि आपको बताते हैं उसके बाद का इंसिडेंट। अब इन लोगों ने किया क्या, हर चीज की परिभाषा अपने हिसाब से बढ़ दिया। जैसे यहां बहुत गंदगी हो, सपोज करिए, नॉर्मल बात कर रहे हैं, अब ये गंदगी नहीं साफ कर सकते, इन्होंने क्या किया, गंदगी का नाम चेंज कर दिया स्वच्छता। आप कल से आप इसको स्वच्छता बोलने लगो जी। देखिए ये जो कर रहे हैं, हम आपको भारतीय जनता पार्टी से, चूंकि कल जहां तक लगता है कि अमित शाह जी की रैली भी है और आप पट्टी के स्थानीय चैनल हो, कम से कम 4-6 हजार लोग आपको देखते होंगे और ज्यादातर लोग पट्टी क्षेत्र से हो सकता है पार्टिसिपेट करेंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पट्टी की जनता से, प्रतापगढ़ की जनता से हाथ जोड़ के एक निवेदन कर रहा हूं कि मैं 15-16 क्वेश्चन पूछ रहा हूं जो भारतीय जनता पार्टी सरकार से है और पब्लिक के लिए है, और आप लोगों से भी चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को आप अमित शाह जी से, नरेंद्र मोदी जी से अपने चैनल के माध्यम से जरूर पूछिएगा। और एक दावा और करता हूं, अगर हमारे किसी एक क्वेश्चन का, एक प्रश्न का, 15 प्रश्न में से एक प्रश्न है, अगर सकारात्मक उत्तर भारतीय जनता पार्टी देती है तो मैं अपनी पार्टी का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दे दूंगा। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी हमारे प्रश्न का जवाब देने में असफल रहती है तो मैं चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को यहां चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं है। वो उसको चाहिए कि अपने पार्टी को वो सरेंडर कराए। तो हम आपसे 15 क्वेश्चन है, वो मैं एक एक करके पूछने चल रहा हूं, और ये क्वेश्चन जो है ये भारतीय जनता पार्टी सरकार से है। देखिए हमारा पहला प्रश्न है कि क्या आपकी सरकार में भारत पर कुल कर्ज 55 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 205 लाख करोड़ नहीं हो गया, जो कि आपके कार्यकाल में लगभग 4 गुना है? दोस्तों, पहले जो 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, उस समय भारत पे 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था और आज भारत पे 205 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, जो कि 55 लाख का लगभग 4 गुना कर्ज है। भाजपा तो कहती है जीडीपी में हम तीसरे चौथे स्थान बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन हो गया, इनसे पूछ लेना, अगर 205 लाख करोड़ नहीं होगा तो मुझे आके बता देंगे, और जो आप कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार रहूंगा। दूसरा क्वेश्चन, क्या आपके शासनकाल में चीन हमारे देश की सीमा के अंदर कदम नहीं रखा है? दूसरा क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा भारत पाकिस्तान करती है, लेकिन चाइना के मुद्दे पे, चीन के मुद्दे पे जिन्होंने हमारे देश के अंदर कदम रखा है उस पर चुप रहती है। इसके पीछे का रीजन क्या है ये पूछना चाहते हैं। 56 इंच का नरेंद्र मोदी जी का सीना क्या चाइना के सामने छोटा पड़ जाता है? पाकिस्तान के लिए बहुत सारी आवाजें इनकी आती हैं। इसके पीछे का वजह यह है कि चूंकि ये देश का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, देश का सांप्रदायिकरण करना चाहते हैं, देश को बांटना चाहते हैं। तीसरा क्वेश्चन, क्या आपने रेलवे, एयर इंडिया, एयरपोर्ट, बंदरगाहों आदि को निजी पूंजीपतियों के हाथ में नहीं बेच दिया? आज आप जानते हैं, रेलवेज में जाइए उसका प्राइवेटाइजेशन, बंदरगाहें मोदी जी को चली, अडानी को चली गई, एयरपोर्ट्स पे जाइए हर चीज प्राइवेट हो गई। इन्होंने नारा दिया था कि हम देश नहीं झुकने देंगे, देश नहीं बिकने देंगे। जो सरकार की संपत्ति है वही देश का पार्ट है, या आपका जमीन जो है उसको तो बैनामा नरेंद्र मोदी जी कर नहीं सकते। उनके पास जो सरकारी संपत्ति है वही बेच सकते हैं, वो सब के सब उन्होंने बेच दिए। तो देश नहीं बिकने दूंगा कहने की बात अलग है, लेकिन इन्होंने कहीं ऐसा कोई कदम नहीं उठाया कि देश की जो सरकारी संपत्ति है, एयर इंडिया एक ही एयरलाइंस थी भारत के पास, वो भी इन्होंने बेच दिया। तो आज की डेट में हमारा ये, देखिए बात की जाए तो हम स्थानीय लोकसभा चुनाव की हम दो मिनट हम अपने पूरे 15 क्वेश्चन पूरे कर दें, मैं थोड़ा जल्दी कर देता हूं। क्या आपने अपने करीबी उद्योगपतियों के 12 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ नहीं कर दिया है? चंद पूंजीपतियों को, जिनमें 5-7 लोग हैं, इन्होंने 12 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया, जबकि किसान हमारे कोई 4,000 कोई 10,000 रुपए लोन लेके उनकी आरसी कट रही है, वो जेल जा रहे हैं, वो प्रताड़ित किए जाते हैं। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है। इसके बाद
हमारा यह है कि क्या आपके शासनकाल में गैस सिलेंडर के मूल्य 2.5 गुना नहीं बढ़े? 2014 से आज ले लेंगे, 400 में लगभग 2014 में सिलेंडर का दाम था, आज 1100 है, 2.5 गुना रेट बढ़ गया है। क्या आपके शासनकाल में ईडी, सीबीआई जैसी तमाम संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता में हस्तक्षेप करके उसका दुरुपयोग नहीं किया गया है? बच्चा बच्चा जानता है कि ईडी एज ए भाजपा कार्यकर्ता काम कर रही है, बच्चा बच्चा जानता है कि सीबीआई का क्या हाल है। तो इन्होंने संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता पर कुठाराघात किया है, जो कि हमें लगता है कि देश के संविधान पर कुठाराघात के बराबर है। अगला क्वेश्चन है कि क्या आपने जनता द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई राज्य सरकारों का अस्थिर करने का कार्य नहीं किया है? तमाम सारी राज्य सरकारें हैं, महाराष्ट्र का उदाहरण आपके सामने है, इन्होंने चुनी सरकार को गिरा दिया, अपनी सरकार बनाया। ये भी लोकतंत्र का हनन है, ये भी संविधान की सीधे सीधे संविधान का अपमान है। अगला क्वेश्चन है कि क्या आपकी पार्टी में तमाम ऐसे नेता नहीं शामिल हुए जिनके ऊपर आपकी ही पार्टी के द्वारा पूर्व में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते रहे? जो लोग भ्रष्टाचार में फंसे वो भाजपा ज्वाइन किए और वॉशिंग मशीन की तरह ये साफ होकर बाहर आ गए। अगला क्वेश्चन, क्या आपकी पार्टी द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में जबरन वसूली नहीं की गई? पहले ईडी जाती है, छापा मारती है, तो भैया 500 करोड़ रुपए आ गए, आप क्लीन चिट मिल गई आपको। जिस कंपनी का एसेट्स 21 करोड़ का है, वो कंपनी इनको 400 करोड़ डोनेशन दे रही है इलेक्टोरल बॉन्ड में। ये क्या है? ये घोटाला नहीं है? अगला क्वेश्चन, क्या आपके शासनकाल में भारत में सांप्रदायिक सद्भाव क्षतिग्रस्त नहीं हुआ? ये आप सब जानते हैं। क्या आपके शासनकाल में भारतीय संप्रभुता का आधार भारतीय संविधान में उल्लिखित धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की अवधारणा छीण नहीं हुई है? क्या आपके शासनकाल में युवाओं, किसानों व कामगारों की स्थिति में कोई प्रोन्नति हुई है? क्या नोटबंदी के फलस्वरूप काला धन निकालने में आप कामयाब रहे हैं? क्या जब ईवीएम की विश्वसनीयता पर लोगों को संदेह हो रहा है, तो क्या आप भारत में एक स्वच्छ लोकतंत्र की गरिमा बनाए रखने के लिए मतपत्रों द्वारा मतदान किए जाने की कोई पहल की? नहीं की। क्या आपने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में खुलेआम लोकतंत्र का चीरहरण करने वाले जिम्मेदार लोगों पर कोई कार्यवाही दंडात्मक की? नहीं की। क्या आपके शासनकाल में देश का तालिबानीकरण नहीं हो रहा है? हो रहा है। क्या आपको सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार है? हमें लगता है कि नहीं है। ये हमारे 17 क्वेश्चन हैं। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं अमित शाह जी से, मैं नरेंद्र मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों से ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। और आपके चैनल से मैं प्रतापगढ़ के प्रत्येक लोगों से, प्रत्येक मतदाताओं से, प्रत्येक भाइयों से, प्रत्येक बहनों से एक निवेदन कर रहा हूँ कि आप संदीप सिंह पिंटू को लेटर बॉक्स पे बटन दबा के चुनाव जिताइए। संदीप सिंह पिंटू जो करेगा वो करेगा। उसके साथ साथ मैं हमेशा के लिए वचन दे रहा हूं, मैं इतना सक्षम हूं कि आपके साथ अन्याय नहीं होने दूंगा, वो चाहे जिस स्तर का आदमी होगा। हम आपके लिए आपकी लड़ाई कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके से पूरी तरह से लड़ेंगे और आप कहीं कमजोर नहीं होगे। जिसको भी तनिक भी मेरी जरूरत महसूस हो, मेरा नंबर है 7011651770। आप मुझे कॉल करना और यहां से लेकर दिल्ली तक मैं जहां भी रहूंगा हर स्तर पे आपकी मदद करूंगा, आपके सुख दुख में खड़ा रहूंगा। और आपसे एक आग्रह है, पट्टी मेरी विधानसभा है, पट्टी मेरी इज्जत है और मेरी इज्जत बचाना भी आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि मैं पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूं। हमारे 4 दिन बाद पार्टी हमारी भी विकसित हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी। तो आप लोग ही हमारे कर्णधार होगे, आप लोग ही हमारे सबसे प्रिय होगे। तो हमारी इज्जत को, हमारे मान सम्मान को बनाए रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। आप लोगों से हाथ जोड़ के आग्रह कर रहा हूं कि अपने हर एक बूथ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा और हमारी पार्टी को ज्यादा से ज्यादा वोट से जिताइएगा। आपका हर एक वोट हम कर्ज मानते हैं और उसको सूद समेत लौटाएंगे, ये मैं जरूर भरोसा दिलाना चाहता हूँ। गांव लहरिया से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू अतुल जी। आप देख रहे थे नेशनल जनदल के राष्ट्रीय महासचिव और अवनीश पांडे जी गांव लहरिया कार्यालय पर आए थे। उन्होंने अपने प्रत्याशी संदीप सिंह पिंटू के समर्थन में जनता के बीच अपने मुद्दों को और गांव लहरिया के माध्यम से अपने मुद्दों को रखा और आगामी 25 तारीख को होने वाले मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने को और सोच विचार कर अपने मुद्दों को देखते हुए, सीखते हुए मतदान करें। धन्यवाद।